तो जो एम्पेरिसिस्ट थे, इनका कहना है कि हमारी जितने भी नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंस से मिल जाती है। एक्सपीरियंस से अगर भी कोई भी चीज़ मिल जाती है तो इनका कहना ये है कि एम्पेरिसिज्म का जो कहना है वो ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम ऑल द नॉलेज एग्जिस्ट इन आवर माइंड बाय बर्थ। ये जो जो रैशनलिस्ट थे, इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो बाय बर्थ हमारे दिमाग में हो जाती है। तो इन द फॉर्म ऑफ इनेट आइडियाज़, हमारे पास इनेट आइडिया होते हैं जिसकी वजह से हमें नॉलेज मिलती है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो रैशनलिस्ट थे ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनका कहना है कि हम मैथमेटिक्स को ज़्यादा मानते हैं सही, तो इनकी भी जो नॉलेज है उसमें न्यूनेस नहीं होती है। कैसे न्यूनेस नहीं होती है? क्योंकि 2+2 हमेशा 4 होता है, इसमें कोई नया चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। बट इसमें क्या है कि ये जो नॉलेज है ये यूनिवर्सल है कि ये 2+2 = 4 आपको दुनिया में हर जगह मिलेगा। दुनिया में हर जगह आपको 2+2 = 4 मिलेगा। तो 2+2 = 4 हर जगह है, तो ये यूनिवर्सल नॉलेज है। इस तरीके से इनकी जो नॉलेज है ये अनडाउटेबल है। इस नॉलेज पे हम डाउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2+2 = 4 ये हर कोई इंसान यही बात बोलता है, तो ये एक अनडाउटेबल नॉलेज है। और ये जो नॉलेज है ये नेसेसरी है। 2+2 = 4 ये नेसेसरी है। आप इसको यहाँ पे काउंट करो, आप जाके इसको मून पे काउंट करो, इसको कहीं पे भी कुछ भी कर लो, ये हर जगह सेम रिजल्ट दे देगा। तो इसकी जो नॉलेज है इसमें हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, 4 चीज़ें मिलेंगी हमें इसकी नॉलेज में। ये जो नॉलेज है ये सर्टेन नॉलेज है, इसमें किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है। और ये जो नॉलेज है इसमें हमें यूनिवर्सलिज्म मिलेगा। ये जो नॉलेज है ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये जो नॉलेज है ये अनडाउटेबल है। क्या है? अनडाउटेबल। अरे यार, DOUBTLE, ये जो नॉलेज है ये नेसेसरी है। अभी पेन मेरा सही काम नहीं कर रहा है, इसका टिप थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो इसमें ये 4 चीज़ें मिलेंगे, एक सर्टेन है, यूनिवर्सल है, अनडाउटफुल है और नेसेसरी है। बट इसमें हमें न्यूनेस नहीं मिलेगी, ये इसमें लैगिंग है। अब जो एम्पेरिसिस्ट थे इसमें हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगे, ये नॉलेज हमें सर्टेन नहीं है, इसमें हमें डाउट रहेगा क्योंकि एक्सपीरियंस से हमने एक्वायर की है। ये नॉलेज हमें यूनिवर्सल नहीं होगी क्योंकि ये वेरी कर सकती है, एक्सपीरियंस हर चीज़ का डिफरेंट हो सकता है। ये नॉलेज अनडाउटफुल नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है। बट इस नॉलेज में जो चीज़ हमें मिलती है वो है न्यूनेस। इस नॉलेज में हमें न्यूनेस मिलती है, ठीक है। ये हमारा हो गया रैशनलिस्ट और जो एम्पेरिसिस्ट थे, इनका जो कंपैरिजन था, क्या है फ़र्क इनमें। अब जो रैशनलिस्ट थे इनका कहना ये है, जो रैशनलिज्म पे अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म, ठीक है, नोवर हैज सेपरेट डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो रैशनलिज्म है इनका कहने का मतलब ये है कि जो नोवर है और जो नोवेबल है इनका सेपरेट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं, तो पूरा अलग है ये। तो हम जो नॉलेज है इसमें जो हमें नॉलेज मिलती है, वी फाइंड द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। जैसा हमें चीज़ सामने होता है हमें वो वैसा ही दिखता है चीज़ के हिसाब से, ना कि मेरे दिमाग के हिसाब से। ये रैशनलिस्ट का कहना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कौन कौन सा फिलोसफर हमारे पास रैशनलिस्ट फिलोसफर है, तो इसमें हमारे पास आएगा, जैसे इंडियन फिलोसफी में हमारे पास चरवाका है, जो हमारे पास सांख्या है, या जैनिज्म के जैना जो फिलोसफर है ये है रैशनलिस्ट फिलोसफर, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तो रैशनलिज्म पे कौन कौन सा फिलोसफर आता है, हमारे पास डेकार्ट आएगा, प्लेटो आएगा, लॉक आएगा, मूर आएगा। तो ये जो फिलोसफर है ये सब रैशनलिस्ट फिलोसफर थे। इनका कहना के मतलब ये है जो नोवर है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है नोएबल से। हम हर कोई चीज़ उसके हिसाब से देखती हैं जैसे वो चीज़ होती है, ना कि हम उसको खुद से सोचते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है, वो है आइडलिस्ट। जो आइडलिस्ट थे ना, उनका कहने का मतलब ये था, आइडलिस्ट जो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स डज नॉट हैव सेपरेट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द नोवर, या नोवेबल डज नॉट हैव सेपरेट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम नोवर। ऑल वी नो इज आइडियाज ओनली एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन नोवर। हम जो भी चीज़ें देखती है ना वो हम चीज़ के हिसाब से नहीं देखते हैं, जैसे हमने पहले बोला एम्पिरिसिज्म में।
इसको आइडियलिज्म बोलते हैं। हम चीज़ को चीज़ के हिसाब से नहीं देखते हैं, हमारे पास आइडिया होते हैं दिमाग में, हम उसके हिसाब से चीज़ को देखते हैं। वो चीज़ की एग्जिस्टेंस हम पे डिपेंडेंट नहीं, हम पे ही डिपेंडेंट करती है। मैं उस चीज़ के बारे में कैसे सोचूं, मुझे वो चीज़ वैसे दिखती है। समझ रहे हो, ये है आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ ऐसा आता है कि जो आइडियलिस्ट है इनका कहना मतलब ये है कि इनका कहना ये है कि जो SDI है, सेपरेट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये है नोवर और नोवेल के बीच में रिलेशन है। ठीक है, जैसे उसमें हमने फिलोसफर पढ़े थे, चरवाका, सांख्य, डेकार्ट या प्लेटो जो भी थे, वो थे हमारे पास रैशनलिस्ट फिलोसफर थे। अब हमारे पास एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर भी हो सकते हैं। एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर में हमारे पास कौन कौन सा आता है? हमारे पास पहला जो फिलोसफर है वो है बुद्धिज्म का बुद्धा जो था वो एम्पिरिसिज्म पे बिलीव करते थे। वो बोलते कि चीज़ें वैसी होती जैसे हम उनको देखते हैं। शंकर हमारे पास इंडियन फिलोसफी में है, ये हम इनकी जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हमारे पास अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे, हमारे पास है बर्कले है, हीगल है, ह्यूम है। तो ऐसे करके जो फिलोसफर है जो वेस्टर्न फिलोसफी में है, जो बिलीव करते हैं किस पे? एम्पिरिसिज्म पे। तो ये हमने इधर ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिलोसफी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। जो पहला फिलोसफी का क्लासिफिकेशन है वो हम वेदास के बेस पे करते हैं। जो लोग वेद को मानते हैं और जो लोग वेद को नहीं मानते हैं। जो लोग वेद को मानते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक, और जो लोग वेद को नहीं मानते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोडॉक्स और नास्तिक, जो वेद को नहीं मानते हैं। तो अब जो लोग वेद को मानते हैं उसमें कौन कौन सा फिलोसफर आता है? पहला जो फिलोसफर हमारे पास उसमें है वो है सांख्य और जो योगा। सांख्य और योगा जो दोनों फिलोसफर थे वो ये वेद को मानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, योगा तो मानते होंगे। दूसरा फिलोसफर जो है वो है न्याय विशेषिका जो स्कूल है ये भी वेद को मानता है, तो ये भी ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। मीमांसा और वेदांता का जो स्कूल है ये भी वेदस को मानते थे। और जो श्री अरबिंदो हमारे पास है, श्री अरबिंदो भी ऑर्थोडॉक्स स्कूल है फिलोसफी का। इसको याद रखना, आंसर राइटिंग में काम आएगा, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, एक आधा नंबर किसी और से एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर ये चीज़ आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा आता है हेटेरोडॉक्स फिलोसफी मतलब वो जो वेद्स को नहीं मानते। सो इसको थीस्टिक और एथिस्टिक के साथ मिक्स नहीं करना। जो गॉड पे बिलीव करते हैं वो अलग चीज़ है, ये वेद का सिर्फ वेद के बेस पे है। अब जो हेटेरोडॉक्स फिलोसफर है इसमें कौन कौन सा है? हमारे पास चरवाका, आपने पहले पढ़ा होगा, चरवाका ने सिर्फ इन्फ्लुएंस को माना है, उनने किसी चीज़ को नहीं माना है। तो गॉड वर्ड तो दूर की बात है, वो उधर तक जाते भी नहीं थे, तो इसलिए चरवाका आता है। जैनिज्म बुद्धिज्म हम सब ने पढ़ा होगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म गॉड पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो इसका मतलब ये होगा ये गॉड को भी नहीं मानते थे। तो गॉड को नहीं मानते तो ऑब्वियसली वेदस को भी नहीं मानते थे, तो इसलिए हेटेरोडॉक्स में आते हैं हमारे पास चरवाका, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, अब अगर गॉड की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे फिलोसफर्स को, तो एक आएंगे थीस्टिक जो गॉड को मानते हैं, दूसरा आएंगे हमारे पास एथिस्टिक जो गॉड को नहीं मानते हैं। थीस्टिक में कौन कौन सा आते हैं पता ही होगा आपको, जैसे योगा है, न्याय विशेषिका है, वेदांता है और श्री अरबिंदो है। ये चारों फिलोसफर की फिलोसफी, बहुत सारे हैं बट मैं मेन बोल रहा हूँ, ये जो चार है ये थीस्टिक फिलोसफर थे। अब एथिस्टिक जो गॉड को नहीं मानते थे उसमें चरवाका पहला आएगा जो किसी को नहीं मानता था। जैनिज्म बुद्धिज्म सबको पता है, बट इसमें और जो स्कूल है, एक हमारे पास है सांख्या और दूसरा हमारे मीमांसा। जो सांख्य मीमांसा है ना, इन्होंने ऊपर से, ये तो पहले उसको मानते थे, इन्होंने वेद को ऊपर माना है। ये देखो, ये ऑर्थोडॉक्स थे, वेद को माना है, सांख्या ने भी माना, मीमांसा ने भी माना है, बट ये गॉड को नहीं मानते थे। ये बोलते कि वेद है बट भैया हमारे पास गॉड नहीं है। तो ये एथिस्टिक है और एट द सेम टाइम ये ऑर्थोडॉक्स है। ये चीज़, ये डिफरेंट बाकी चीज़ों से, इसको याद रखने की कोशिश करना। इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, इंडियन फिलोसफी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। पहला जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है कॉज इफेक्ट थ्योरी। कॉज इफेक्ट थ्योरी को बोलते हैं हम इंडियन फिलोसफी में, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें बोलते हैं कि एवरी इफेक्ट हैज़ ए कॉज। जैसे बुद्धा ने बोला था, देयर आर सफरिंग्स इन द वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज एंड इट कैन बी रिमूव्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इंडियन फिलोसफी में भी हम यही काम करते हैं कि हम कॉज इफेक्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसका कहने का मतलब ये है कि एवरी इवेंट और इफेक्ट हैज़ अ कॉज, ये कॉज इफेक्ट थ्योरी बोलती है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इंडियन फिलोसफी में हम ये बोलते हैं कि
जो कॉज है और जो इफेक्ट है उनमें आपस में सिमिलरिटी है। मतलब जो कॉज का नेचर होगा वही इफेक्ट का नेचर होगा। कॉज डिफरेंट नहीं होगा इससे, इफेक्ट से। ये चीज़ याद रखना, कॉज इफेक्ट से डिफरेंट नहीं होगा। कॉज और इफेक्ट का नेचर जो सेम होगा उनका सिमिलरिटी होगी। तो इस चीज़ से हम आगे जाके बहुत सारी फिलॉसफीज़ को डिस्कार्ड करने वाले हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले हैं इसी पॉइंट पे कि कॉज और इफेक्ट का जो नेचर है उसमें आपस में सिमिलरिटी है। ठीक है। इन इंडियन फिलोसफी ऑल फिलोसफर्स हैव एक्सेप्टेड कॉज इफेक्ट थ्योरी एक्सेप्ट चरवाका। चरवाका ने फिलोसफी को कॉज इफेक्ट थ्योरी को नहीं माना है क्योंकि उन्होंने सबको मना कर दिया है। इवन साइंस ऑल्सो एक्सेप्ट कॉज इफेक्ट थ्योरी। साइंस भी मानता है कॉज इफेक्ट थ्योरी को। आपने भी पढ़ा होगा कॉज इफेक्ट थ्योरी, जो न्यूटन के लॉज वॉज होंगे बहुत सारे हैं, वो भी कॉज इफेक्ट थ्योरी है ना, और क्या है। जैसे हिंदुइज्म में है, हिंदुइज्म में लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है जैसे आप करते हो वैसे आपको, जैसे आपको करनी वैसे बननी, तो वो कॉज इफेक्ट है। आप दुनिया इस्लाम में है, अगर मुस्लिम आप हो तो आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे अगर दुनिया में अच्छे काम करते हो आप हेवन में जाओगे, बुरे काम करोगे वो हेल में जाओगे। तो वो एक कॉज इफेक्ट थ्योरी है, समझ रहे हो। तो हिंदुइज्म भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है, हिंदू साइंस भी मानता है, सब मानते हैं। कौन एक बंदा नहीं मानता है, वो है चरवाका। चरवाका की फिलॉसफी इसको मना कर देती है, बोलती कि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें यह हो गया कॉज इफेक्ट थ्योरी तीन तरीके की हो सकती है। तीन तरीके की कॉज इफेक्ट थ्योरी हो सकती है। एक होता है हमारे पास सत्कार्यवाद, दूसरे हमारे पास है असत्कार्यवाद, और जो तीसरी फिलॉसफी हमारे पास है वो है हमारे पास प्रतीति समुत्पाद। तीन थ्योरी। अब इन तीन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे डिटेल में। जो सत्कार्यवाद फिलॉसफी है इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट इफेक्ट थ्योरी। प्रेजेंट इफेक्ट थ्योरी मतलब क्या है इसका, प्रेजेंट इफेक्ट थ्योरी का मतलब क्या है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से प्रेजेंट था। इफेक्ट वॉज प्रेजेंट इन द कॉज फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। जो कॉज है वो कोई नया चीज़, वो जो इफेक्ट है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो पुरानी चीज़ है जो पहले से प्रेजेंट है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए थी, अगर हमारे पास एक पॉट है, उसमें हमारे पास एक मिट्टी है तो हम मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी से पॉट बनाते हैं। तो जो पॉट बना है वो कोई नई चीज़ नहीं बनी है, वो पहले से हमें प्रेजेंट था मिट्टी में। तो वो कोई नया ओरिजिन नहीं है, वो पहले से प्रेजेंट उसमें था। तो इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। मतलब जो कॉज इफेक्ट है, इफेक्ट वाज प्रेजेंट इन द कॉज फ्रॉम बिफोर और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये इम्प्लिसिट, ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्ट है, दो इफेक्ट हैज़ नॉट ए न्यू ओरिजिन, इफेक्ट हैज़ नॉट ए न्यू ओरिजिन। तो इफेक्ट क्या है, वो पहले से इसमें मौजूद था, इम्प्लिसिट था इसके अंदर। जो कॉज के लेवल पे जो इफेक्ट था वो इम्प्लिसिट था, जब वो इफेक्ट के लेवल पे आएगा तब वो एक्सप्लिसिट हो गया। ये है सत्कार्यवाद की पूरी फिलॉसफी। अब असत्कार्यवाद का मतलब क्या है, ये इसकी इसकी रिवर्स फिलॉसफी है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो कॉज है वो पहले से इसमें प्रेजेंट नहीं था, वो एक उसका न्यू ओरिजिन है, वो जो उसमें कोई इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं था, वो उसके अंदर कभी नहीं था। अगर पॉट मिट्टी के अंदर था तो हमें पहले से दिखना चाहिए, तो पहले क्यों नहीं दिखा, तो पहले हमें दिखा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इफेक्ट वाज नॉट प्रेजेंट इन द कॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इनका कहने का मतलब यह है, अगर दही है, दूध के अंदर से हम दही निकालते हैं तो वो पहले से दही नहीं होता, पहले वो दूध होता है फिर दही बन जाता है। तो उसके अंदर से पहले से दही नहीं था। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कर्ड मिल्क की एग्जाम्पल दिया। तो द इफेक्ट वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट हैज न्यू ओरिजिन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है लास्ट जो फिलॉसफी है, जो कॉज इफेक्ट थ्योरी है, उसको बोलते हैं प्रतीति समुत्पाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। ये है बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट। जो बुद्धिज्म ने थ्योरी दी थी कॉज इफेक्ट थ्योरी, वो है प्रतीति समुत्पाद। ठीक है। और प्रतीति समुत्पाद थ्योरी जो है ये बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट है। ठीक है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है, जब तक कॉज है तब तक इफेक्ट है, जब तक कॉज है तब तक डिफरेंट। एज फार एज कॉज इज प्रेजेंट, इफेक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। एज सुन एज कॉज इज डिस्ट्रॉयड, इफेक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये मिडिल पाथ है बिटवीन टू थ्योरीज, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। जो सत्कार्यवाद फिलॉसफी है ना, सत्कार्यवाद जो बोलते हैं सब कुछ पहले से प्रेजेंट था, कॉज इफेक्ट था, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम अफर्मेशन थ्योरी। और जो असत्कार्यवाद है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम निगेशन थ्योरी। ठीक है। इसको अब जो प्रतीति समुत्पाद है ये इसके बीच में है, मिडल पाथ है ये। बुद्धिज्म का मतलब ये होता है मिडल पाथ, बुद्धिज्म मिडल पाथ पे ही बिलीव करते थे। तो ये है
मिडल पाथ, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष संबंध पाथ। इनके कहने का मतलब ये है कि जब तक कॉज है तब तक हमारे पास इफेक्ट है, जब तक कॉज नहीं है तब तक इफेक्ट। कैसे, मतलब मैं आपको समझा दूंगा। ये बोलते कि अगर हमारे पास एक ऑयल कॉटन फ्लेम का लैंप है, हमारे पास एक ऑयल का लैंप है, उसमें क्या हो, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक उसमें कॉटन का वो लगता है जिससे फ्लेम बनती है, ठीक है, और इसमें अपना ऑयल रहता है। तो जब तक हमारे पास उसमें ऑयल है तब तक हमें उसमें से आग दिखेगी। जो ही हम ऑयल ख़त्म करेंगे तो आग नहीं दिखेगी। या उसमें जब तक कॉटन का वो जो उसमें कॉटन लगा होता है जिससे आग जलती है, जब तक वो चीज़ प्रेजेंट है तब तक हम आग देख सकते हैं। अगर हम उसको हटा देंगे तो कॉज नहीं है। तो मतलब कॉज जो है वो इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। जो ही हम कॉज को डिस्ट्रॉय करेंगे इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये है बुद्धिज्म की मिडिल पाथ थ्योरी, जिसको बोलते हैं असत्कार्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। ये हमारा इंट्रोडक्शन था फिलोसफी का, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हम एक्चुअल फिलोसफी जो चरवाकी फिलोसफी है, अब हम उस पर आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ आपकी फिलोसफी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ा सा भी इजाफा हो गया, फ़र्क आ गया, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बता दीजिए शेयर करके, और जो ये वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।